तो दोस्तों, सीटेट के लिए जो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ रहे थे, तो उसका जो अब आखिरी पार्ट है और उसमें अब जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं जीन पियाजे। इनका जन्म स्थान स्विट्जरलैंड, जन्म 1886 में हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का विस्तृत अध्ययन किया है। पियाजे के अनुसार मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं: जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। स्कीमा व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार का तरीका या ढंग स्कीमा है। जिंदगी के विशेष पहलू या क्षेत्र के बारे में सूचनाओं की संगठित संरचना ही स्कीमा है। यह 2 प्रकार है: व्यवहारात्मक स्कीमा शारीरिक क्रिया और ज्ञानात्मक या मानसिक क्रिया। स्कीम्स व्यवहारों का संपठित पैटर्न है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, जैसे बालक स्कूल में प्रतिदिन ड्रेस पहनता है, जूता पहनना इत्यादि। अनुकूलन एडॉप्शन परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक प्रतिक्रिया द्वारा योजना बनाना अनुकूलन। इसमें 3 क्रिया होती है: आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। समावेशीकरण या आत्मीकरण पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान और विचार जोड़ना। यह ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान से पहले सीखी गई मानसिक प्रक्रिया की सहायता लेता है। बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजना का प्रयोग। स्कूल पूर्व की बच्ची पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को घोड़ा कहना, ये क्या है? एक एसिमिलेशन है। समायोजन नई योजना बनाना या पुरानी को संशोधित, जैसे ऊँट को देखने पर उसे कुबड़ वाला घोड़ा कहती है। तय विचारों को समायोजित करने के विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना। पुरानी स्कीमा के काम न करने पर पुराने के साथ समायोजन करना। और संतुलीकरण समावेशीकरण व समायोजन में से, जैसे वह बच्ची जब कुछ समय बाद किताब में ऊँट का चित्र देखने पर कहती है ऊँट और टीवी में देखने पर भी ऊँट बोलती है। यह मानसिक संतुलन की अवस्था या आत्मीकरण व समंजन की पूरक क्रिया संतुलन पैदा करती है। नई स्कीम विकसित करना और पुरानी स्कीम में परिवर्तन करना। नोट्स। जिन पियाजे के अनुसार सीखना क्रमिक व आरोही होता है। संतुलीकरण व अनुकूलन परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया। छात्र केंद्रित शिक्षा व स्व अधिगम पर बल दिया। तार्किक कानून पर बल, बुद्धि के विकासात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया। आगे देखते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक, 0 से 2 वर्ष। इसकी जो विशेषता है, शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार में अन्वेषण करता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला जो है ज्ञानात्मक क्रियात्मक या संवेदनात्मक अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करना, वस्तु की पहचान करने की कोशिश करना, वस्तु को पकड़ना, मुंह में डालकर अध्ययन करना प्रमुख है। जन्म से 30 दिन कार्य केवल प्रतिवृत्ति क्रिया करना विशेष रूप से उसने 1 माह से 4 माह तक। इस अवस्था में बालक की प्रतिवृत्ति क्रिया उसकी अनुभूति द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और दोहराने के कारण वृत्तीय कहा जाता है। 4 से 8 माह बालक वस्तुओं को उलटने पलटने और छूने पर ध्यान अधिक देता है, ना कि प्रतिवर्ती क्रिया पर। वह जानबूझकर कुछ ऐसी अन्य क्रिया करता है जो रोचक व मनोरंजक हो। 8 से 12 माह तक बालक इसमें उद्देश्य व उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना, खिलौनों को छुपा देने पर उसको खोजने की कोशिश करना, वयस्कों के कार्यों का अनुकरण प्रारंभ, बालक जो स्कीमा सीखते हैं उसका सामान्यीकरण। 12 से 18 माह बालक प्रयास व त्रुटि विधि से वस्तु के गुणों को सीखने का प्रयास करता है। शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम होती है, उत्सुकता अभिप्रेरक की वजह से स्वयं वस्तु पर प्रयोग। 18 माह से 24 माह वस्तु अस्थायित्व की प्रवृत्ति का प्रारंभ हो जाता है। बालक स्वार्थी व आत्मकेंद्रित होता है, क्रिया व उसके परिणाम में संबंध स्थापित करता है। बालक में स्मृति, अनुकरण, जिज्ञासा की शक्ति का विकास हो जाता है। व्यवहारिक बुद्धि, बड़ों की तरह नहीं सोचना। वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास। ऑब्जेक्ट परमानेंस, किसी वस्तु का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक वो उसकी आंखों के सामने रहती है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। अभी तक हम लोग 0 से 2 वर्ष तक का देखे, अब 2 से 7 वर्ष तक का देखते हैं। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था का भाग होता है। इसके 2 भाग हैं,
प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव। प्री कॉन्सेप्चुअल होता है प्राक संप्रयात्मक अवधि आत्मकेंद्रित 2 से 4 वर्ष और अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष। इससे पहला है सूचकता का विकास। वस्तु शब्द प्रतिमा व चिंतन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कहा जाता है? सूचकता में संकेत व चिन्ह आते हैं। संकेत व चिन्ह महत्वपूर्ण साधन होते हैं। चिंतन व कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग इसे लाक्षणिक कार्य कहा जाता है, जो 2 अनुक्रियाओं अनुकरण व खेल द्वारा होता है। चिंतन अतार्किक होता है। खेलों में स्वांग करना, नकल करना, खेल नाटक प्रतीकात्मक योजनाओं का अभ्यास मात्र। पियाजे हाव भाव से अभिनय, रेखाचित्र और रंगीन तस्वीर बनाना। कहानी व गीत सुनने का उल्लास इस समय रहता है। मौखिक भाषा का विकास होता है। आत्मकेंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, स्वयं के अलावा दूसरों के प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को समझ नहीं पाना। दूसरे भी वैसे ही देखते हैं, सोचते व अनुभव करते हैं जैसा वे स्वयं करते हैं। विश्वास होता है कि इस समस्या को उन्होंने 3 पर्वतों की समस्या के रूप में व्याख्यायित किया। जीववाद, आत्मकेंद्रित ही जीववादी सोच को जन्म देता है। निर्जीव वस्तु में जीवन के गुण होना, जैसे विचार, भावना इत्यादि। गतिशील वस्तु को सजीव समझना। कल्पनाशील होना, जैसे सूर्य बादलों पर नाराज है, सूर्य आज उदास है। भौतिक घटनाओं को मानवीय अभिप्रायों से युक्त कर देना। स्वयं से बातें करना। कलेक्टिव मोलेलोस, आत्मकेंद्रित चिंतन, सहचिंतन, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग 2 से 4 वर्ष। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, वस्तु के एक ही पक्ष को देखना। अहम भाव, स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना, कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है। अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष। साधारण मानसिक क्रिया जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर पाना, लेकिन इनके नियम को नहीं समझ पाना। क्रमबद्ध तर्क नहीं होना। चिंतन सहज होता है, भाषा सीख लेते हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, सहज चिंतन। सामाजिक रुचियों का विकास। अनपलटन का दोष या विपरीत प्रक्रिया का ना होना, जैसे 4 × 4 8 हुआ, परंतु 16/2 = 8 कैसे हुआ यह नहीं समझ पाते इस अवस्था में। पदानुक्रम में ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण का अभाव आ जाता है। अब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में अब हम लोग तीसरी स्टेज देखते हैं, कंक्रीट स्टेज 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन व तर्क का क्रमबद्ध होना, ठोस वस्तु आधार, मूर्त रूप से चिंतन करना, मूर्त वस्तुओं का मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन। बालक तरल, भार, लंबाई व तत्व के संरक्षण संबंधी समस्या का समाधान कर लेता है। पंक्तिबद्धता का विकास, विपरीतीकरण की प्रक्रिया का विकास होता है। क्रमिकता, वस्तु को लंबाई वजन क्रम में निर्धारित करना। विचारों में क्रमबद्धता व जटिलता आ जाती है। वस्तु को पहचानने, वर्गीकरण करने और संबंध स्थापित करने की शक्ति का विकास। पलटन, कोई वस्तु कितनी दूसरी से हल्की या भारी होती है। संरक्षण की समझ, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल का ज्ञान। स्थानिक सोच, स्थान विचार विस्तार समझ, दिशा या नक्शों की समझ। कमी, केवल ठोस या मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु पर चिंतन कर पाना। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, +11 वर्ष से वयस्कावस्था तक। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता, चिंतन में वास्तविकता व वस्तुनिष्ठता का विकास। विकेंद्र पूर्णतः विकसित प्रयोग द्वारा सीखना। तार्किक गणितीय अनुभवों की प्रधानता, सभी प्रकार के संप्रत्ययों का विकास, सभी समस्याओं पर तार्किक चिंतन, मूर्त व अमूर्त दोनों। अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता। अपसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, निगमन तर्क का विकास, स्थानांतरण की योग्यता का विकास, भाषा संबंधी व संप्रेषणात्मकशीलता का विकास होता है। सभी मानसिक संप्रत्ययों का विकास, परिकलनात्मक, निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास, जैसे समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, निरीक्षण, निष्कर्ष निकालने की योग्यता का विकास। तो इस तरह से जिन पियाजे की जितनी भी अवस्थाएं थीं वो कंप्लीट हुई। अब अगला है अंतःदृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट टेरियोरी, वोल्फगैंग कोहलर। इसका अन्य नाम है सूच का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, गेस्टॉलवादी सिद्धांत। प्रतिपादक कोहलर थे 1917 में। प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि, व्यक्ति जितना प्रभावशाली उसमें उतनी ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है। कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, पूर्व अनुभव का प्रयास व त्रुटियों का प्रभाव, क्षमता, संपूर्ण अनुभव। अंतर्दृष्टि, अधिगम की आवश्यकता, संपूर्ण इकाई का बोध अधिगम के लिए आवश्यक, लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक, अधिगमकर्ता में विभेदन व सामान्यीकरण की शक्ति आवश्यक। पुस्तक इनकी थी मेंटालिटी ऑफ एप्स 1925 में। सहयोगी कुफा, जर्मनी, मैक्स वर्दीमन। प्रयोग, सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था किनारी द्वीप पर। प्रयोग में चिंपांजी को पिंजरे में बंद किया गया, बाहर केले रखे गए व छड़ रखे गए। चिंपांजी पहले हाथ से प्रयास करता, फिर अचानक छड़ी पर ध्यान, पहले हाथ से प्रयास करता है,
फिर अचानक उस पर छड़ी पर ध्यान जाता है, उसकी सहायता से वो केले को प्राप्त कर लेता है। सूझ क्या है? गुड के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति व आकस्मिक तत्कालिकता अस्थायी ज्ञान है। किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति सूझ कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण स्थिति को पूर्व इकाई के रूप में समझना है। सिद्धांत के महत्वपूर्ण शब्द हैं आकस्मिकता मतलब आहा अनुभव, समग्रता संपूर्णता और प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण अवलोकन, पूर्व दृष्टि प्रयास करने से पूर्व लक्ष्य को देख लेना। शिक्षा में उपयोगिता क्या है इनके सिद्धांत की? बालक में बुद्धि, कल्पना, तर्क और रचनात्मकता का विकास करने में उपयोगी है। यह सिद्धांत गठित व भौतिक शास्त्र जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है और रटने का विरोध करता है। यह सिद्धांत सामान्यीकरण या अधिगम स्थानांतरण पर बल देता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है। व्यवहारवाद व संज्ञानवाद में क्या अंतर है? तो व्यवहारवाद के वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, मनोवैज्ञानिक, और संज्ञानवाद के कोहलर। सीखना और प्रयास पर निर्भर थे ये सीखना और सूझ पर, संज्ञानवाद पर निर्भर थे। शारीरिक कुशलता, संवेदना व गाम क्रिया प्रधान, बौद्धिक क्रियाएं व प्रत्यक्षीकरण प्रधान। मंदबुद्धि बालक व सभी के लिए उपयोगी है। ये उच्च बौद्धिक योग्यताओं वालों के लिए। अधिगम धीरे धीरे और क्रमिक होता है, इसमें अधिगम आकस्मिक होता है। मन चेतन ज़्यादा सक्रिय होता है, अचेतन क्रियाशील होता है। यांत्रिकता आधारित होता है, अवबोध आधारित होता है। अगले मनोवैज्ञानिक है C.L. हल, और इनकी पुस्तक थी व्यवहार के सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणितीय निगमन सिद्धांत। शिक्षा में उपयोगिता क्या है? यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा प्रेरणा के ऊपर बल देता है। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, यह सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। अभ्यास पर बल, कृत्रिम प्रोत्साहन और पुरस्कार के प्रयोग पर बल। प्रतिपादक C.L. हल 1915 अमेरिका। प्रयोग इन्होंने किया था चूहे पर। SOR सूत्र को स्वीकार किया इन्होंने, स्वयं एक सूत्र का प्रतिपादन किया। B बराबर व्यवहार, D चालक, H आदत। पुनर्बलन देने के आधार दो प्रकार के होते हैं जो निम्नानुसार हैं, सतत पुनर्बलन और असतत आंशिक पुनर्बलन। C.H. हल, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं। आवश्यकता की पूर्ति होने पर चालक की शक्ति कम हो जाती है और ना होने पर क्रियाशील बन जाती है प्राणी। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावला के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। स्कीमर के अनुसार यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत है। यह अधिगम सिद्धांत व्यापक है, इसमें स्थापन का सिद्धांत और प्रभाव का नियम भी है। अधिगम की विधिवत व स्पष्ट प्रकृति स्पष्ट करता है, खोज व अनुसंधान को महत्व देता है। गणित के 17 गणित के 17 नियम व 17 उपनियम पर आधारित है। हल बलन सिद्धांत विशेष तत्व। हल का सिद्धांत परिसीमित प्रयोगात्मक आधार पर या अधिक गणितीय संख्यात्मक सैद्धांतिक पूर्वावस्था या नियमों उपनियमों व निष्कर्षों पर आधारित है। पूर्ववर्ती चर इसमें पुनर्बलन की संख्या, चालक स्थितियाँ, उत्तेजक की तीव्रता, अनुक्रियात्मक कार्य, पुरस्कार की मात्रा। क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत अब है B.F. स्किनर। अन्य नाम देख लीजिए, RS सिद्धांत या आर्य क्रिया प्रसूत, वह व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं होती, क्रिया प्रसूत व्यवहार का यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। इन सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्व मिलता है। सूत्र अनुक्रिया रिस्पॉन्स प्लस पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट प्लस पुनरावृत्ति रिपीटेशन प्लस साधन अनुबंध इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। खोज 1938 में अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किए थे। पुस्तक साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रयोग कबूतर तथा ये सफ़ेद चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया था। शिक्षा में इनकी उपयोगिता क्या है? इनके सिद्धांत की बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक, आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में सहायक, सरल से कठिन पर बल देता है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है, अभिक्रमिक अनुदेशन में यह सिद्धांत उपयोगी है, व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार चिकित्सा में उपयोगी। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में सहायक, रेडियो कैमरा टीवी चलाना इसी सिद्धांत के आधार पर होता है। आलोचना, आनुवांशिक कारकों को इन्होंने महत्व नहीं दिया था, जिज्ञासा व सृजनात्मकता का मापन नहीं किया था, आंतरिक योग्यताओं को महत्व नहीं, क्रमबद्धता नहीं, यांत्रिकरण पर बल, मन की गहराई जानने में असफल रहे, प्राकृतिक वातावरण के उपयोग। इनका प्रयोग क्या था? चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया,
भूख की तरफ से चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्ररोधक का कार्य करती है। अगला देखते हैं पावलाव व स्किनर के सिद्धांत पर अंतर। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और स्किनर ने चूहे और कबूतर पर। उद्दीपक प्रधान था इनके में और स्किनर में अनुक्रिया प्रधान था। उद्दीपक सामान्यीकरण था, इसमें अनुक्रिया सामान्यीकरण था। पुनर्बलन पहले दिया जाता था, इसमें पुनर्बलन बाद में। वातावरण प्राणी पर कार्य करता है, प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। सीखना उद्दीपक के स्थानांतरण पर निर्भर है, सीखना अनुक्रिया की श्रृंखला व परिष्कार पर। UCS व CS का युगलीकरण, अनुक्रिया व पुनर्बलन उद्दीपक का युगलीकरण। अनुक्रियात्मक व्यवहार आंतरिकरण, अनुक्रियात्मक व्यवहार बाह्य। अधिगम सोपान का सिद्धांत, रॉबर्ट गैने, इनकी पुस्तक थी कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। संकेत अधिगम, इसे सबसे निम्न अधिगम माना जाता है। इसके अंतर्गत पावलाव का अनुबंधन सिद्धांत आता है, जैसे शिक्षक को देखकर बच्चों का खामोश हो जाना। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक की उपस्थिति में अनुक्रिया का होना। इसके अंतर्गत सभी व्यवहारवादी सिद्धांत आते हैं, विशेषकर ठंडाई। तीसरा श्रृंखला अधिगम, क्रमिक रूप से किसी चीज़ को सीखना श्रृंखला अधिगम कहलाता है। जैसे एक बालिका स्कूल से आकर रोजाना जैकेट फेंक देती है तो मम्मी के बार बार कहने पर जैकेट को सही जगह पर टांगती है। श्रृंखला अधिगम 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन और शाब्दिक श्रृंखला चित्रों के माध्यम से। चौथा है इसमें शाब्दिक साचार्य अधिगम, शब्दों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन, गाने व गीतों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना। इसकी व्याख्या डेविड आशुबल ने की तथा 4 प्रकार बताए। अभिग्रहण, लिख लिख कर याद करना, खोजपूर्ण, अर्थपूर्ण और रटकर। बहुविभेदन अधिगम, 5वां, बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चुनाव करके सीख जाना, जैसे व में अंतर करना, रंगों में अंतर करना। सिद्धांत 6 नंबर पे है संप्रत्यय अधिगम या प्रत्यात्मक अधिगम। कैलेंडर ने इसकी व्याख्या की, किसी वस्तु या घटना की व्याख्या उसके गुणों के आधार पर कर, जैसे ऊंचाई के आधार पर पहाड़ की व्याख्या करना, रंग के आधार पर लाल काला सफ़ेद की व्याख्या करना। 7वां है सिद्धांत अधिगम, नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या की, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। समस्या समाधान अधिगम, यह अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। इसमें व्यक्तिगत या जटिल अधिगम भी क्या, रेखागणित में किसी प्रमेय को हल करना। गैने ने अधिगम को इस रूप में परिभाषित किया, अधिगम मानव संस्कार एवं क्षमता में परिवर्तन है जो कुछ समय तक धारण किया जाता है तथा जो केवल वृद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही आरोप्य नहीं है। अब सीटेट पास कराने वाली कुछ ट्रिक देख लीजिए, कुछ पॉजिटिव वर्ड देख लीजिए। आप एग्जाम में जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड पे ध्यान देना है। जहाँ पे आपको दिखे कि सर्वांगीण विकास लिखा है तो पॉजिटिव, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन करना, जिज्ञासा, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण, समावेशी कक्षा हो, समान व्यवहार करें हम बच्चों पे, दृश्य और सभ्य सामग्री की बात हो, समावेशी कक्षा हो, विभिन्न गतिविधियाँ हों, त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं ये अस्थायी होती है और शिक्षण का प्रक्रिया का अंग होती है, समूह चर्चा हो, प्रगतिशील शिक्षा हो, बहुभाषिकता हो, यह संसाधन है, प्रश्न करने के अवसर, पोर्टफोलियो का प्रयोग, सहयोग और समाज गतिविधियाँ हों, क्षेत्र भ्रमण के लिए अनुभव, अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों के विचार, सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अपसारी चिंतन, निदान के बाद उपचार, आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुभव, स्कैफोल्डिंग, सैकफूडिंग, वाइगोस्की समाज, सहयोग, परस्परता, अन्य सक्रिय भागीदारी, सहयोग देना, पाड़ादाच, अनुकरण, संस्कृति, भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट, LPD आदि। जिन पियाजे, विचार, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण, संकल्पना निर्माण, व्यवस्थापन, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा। और नेगेटिव वर्ड देख लीजिए, पुस्तक केंद्रित शिक्षा यदि कहीं पे आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये नेगेटिव है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये भी नेगेटिव। पूरी स्लेट या खाली स्लेट, लैंगिक असमानता हो, पक्षपात की बात हो, केवल कहीं आ जाए, मात्र आ जाए, ही आ जाए, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। कंठस्थ करना,
दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, निष्क्रिय या नेगेटिव वर्ड। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ नेगेटिव। परिभाषा, व्याख्या और सीमित। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, ये सब नेगेटिव। बच्चे की गलतियों को इंगित करना, उपेक्षा और अपेक्षा, व्याकरण पर बल देना, अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, किसी पर किस दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन, तुलना और पक्षपात करना, अलग करना और वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, बंद अंत वाले प्रश्न करना, अभिसारित चिंतन, पुरस्कार और लाय अभिप्रेरणा। विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। जैसे सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। इसका प्रयोग रेखागणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। गुण, स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती, खोज करने की क्षमता, अन्वेषण क्षमता का विकास होता है। दोष क्या है? अधिक समय लगता है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है, कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती, तर्क शक्ति की जरूरत होती है। संश्लेषण विधि के जनक थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। यह विधि विश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया। जैसे ए बराबर बी तो ज्ञात है, बी बराबर सी ज्ञात, अतः ए बराबर सी, अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। गुण, यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। यह समस्या का हल जल्दी निकलता अर्थात कम समय लेती है। स्मरण शक्ति के विकास से मदद करती है। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है। ज़्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से हल की जाती हैं। दोष, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता, खोज करने का विकास नहीं हो पाता। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। यह विकास में सहयोग नहीं करती और तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं और फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में निम्न सूत्र प्रयोग किए जाते हैं: विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। और दोष क्या है? यह एक वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक अस्थायी अधिगम होता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। दोष क्या है? यह धीमी विधि है। समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है। परिणाम पूर्णतया सत्य नहीं होते हैं। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जाता। निगमन विधि, जनक अरस्तु। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र, निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। गुण क्या है? यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि से छात्र अत्यंत सरलतापूर्व शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करता है। अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। दोस्त, यह अमूल वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें छात्र नियमों और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उन्हें याद करते हैं। इससे मिलने वाला ज्ञान अस्थायी भाव स्पष्ट होता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अभिप्रेरणा, शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। इसको फिर हम तीसरे पार्ट में करें क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है।